आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी मुंबई में आंधी तूफान से गिरे विशाल होर्डिंग की, जिसने 14 लोगों की जान ले ली और बाद में पता चला कि ये अवैध रूप से लगाया गया था। सियासी ढाबा में दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार वाराणसी से नामांकन में जुटा एनडीए का बड़ा कुनबा। तो सोशल अड्डा में करेंगे ऐप के जरिए कैब बुकिंग में होने वाले फेक फेयर स्क्रीन स्कैम पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे बुंदेलखंड की 12 साल की बिन्नू रानी की खेल खेल में सोशल मीडिया स्टार बनने की दिलचस्प कहानी। और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा कानपुर में विधायक और आईपीएस के बीच छिड़ी बहस की भी है। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी ने तीसरी बार नामांकन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने सुबह दशाश्वमेध घाट पर मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरती कर काल भैरव के आशीर्वाद लिए। आगरा में इंडियन एयरफोर्स ने भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया। आसमान में विमान के जरिए पैराशूट से इस क्यूब्स को जमीन पर गिराया गया। पहली बार इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया है। मकसद यही है कि इस अस्पताल को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैनात किया जा सके। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल दुर्गम जगहों पर प्राकृतिक आपदा में जिंदगियां बचाने में अहम साबित हो सकता है। कानपुर में केस के सिलसिले में बीजेपी विधायक और आईपीएस अफसर में बहस छिड़ गई। इस दौरान बीजेपी विधायक ने क्षेत्र में पुलिस की छवि ठीक नहीं होने का जिक्र किया, जिसके बाद अफसर और विधायक में बहस होने लगी और मौके पर मौजूद लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आईपीएस अफसर मौके से उठकर चले गए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। गुजरात के नवसारी में तेज हवाओं के साथ हो रही बेमौसम बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। इतना ही नहीं, कच्चे आम भी तेज हवाओं की वजह से टूटकर जमीन पर गिर गए और कई पेड़ भी जड़ से उखड़ गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अभी 4 दिन से बारिश और पवन और बर्फ के टुकड़े भी गिर रहे हैं, तो इनसे हमारा आम का बहुत नुकसान हुआ है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर जानलेवा अवैध होर्डिंग से जुड़ी हुई है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक भारी भरकम होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गए, जिसकी चपेट में आने से 14 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 74 लोग जख्मी भी हो गए। इस घटना के बाद बीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस होर्डिंग को लगाने में उनकी परमिशन नहीं ली गई थी और पंतनगर पुलिस ने भी होर्डिंग के मालिक और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। यानी कि सभी विभागों ने अपनी तरफ से खानापूर्ति कर दी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे का गुनहगार और जिम्मेदार कौन है और इस तरह के हादसे भविष्य में कैसे रुकेंगे। लिहाजा ऐसे हादसों को रोकने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर इलाके की है। इस भीमकाय बिलबोर्ड के नीचे करीब 50 गाड़ियां दबी हैं। 5 टन लोहे के मलबे के नीचे दबी गाड़ियां चकनाचूर हो गई हैं। इस बिलबोर्ड की चपेट में जो आया वो तबाह हो गया। दरअसल सोमवार शाम को मुंबई में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में घने बादल छाने के बाद धूल भरी आंधी और बारिश शुरू हो गई। इस आंधी की वजह से घाटकोपर के रेलवे पेट्रोल पंप पर ये विशाल होर्डिंग गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 14 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 74 से अधिक लोग घायल हो गए।
इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के घाटकोपर इलाके के उस घटना स्थल पर जहां बीती शाम पेट्रोल पंप पर एक अवैध होर्डिंग गिरने से लगभग 14 लोगों की मृत्यु हो गई और 74 लोग गंभीर रूप से घायल थे। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि वो होर्डिंग दिखती कैसी होगी। ये देखिए मेरे ठीक पीछे ये होर्डिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये विशाल होर्डिंग है जिसके नीचे इंसान बिल्कुल छोटा दिख रहा है। 120 फीट लंबी और 120 फीट चौड़ी ये होर्डिंग है, हालांकि अवैध है। बीएमसी ने परमिशन ऐसी बिल्कुल नहीं दी है। 40 फीट चौड़ी और 40 फीट लंबी होर्डिंग ही लगाई जा सकती है और ऐसी ही होर्डिंग उस कोने में लगी हुई थी जहां बीती शाम एक तूफान की वजह से मुंबई की जो पहली बारिश है उसकी वजह से गिर पड़ी सीधे पेट्रोल पंप पर। अब नजारा देखिए, यहाँ का ये वही होर्डिंग है जो गिरी पड़ी है, जिसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि कई कार अभी भी दबी हुई हैं। आनन फानन में पुलिस और मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस बिलबोर्ड की ऊंचाई करीब 100 फीट थी और इसका साइज 120 गुना 120 था, यानी कि ये होर्डिंग लगभग 15,000 वर्ग फीट का था और इसका वजन करीब 5 टन से ज्यादा था, जबकि बीएमसी अधिकतम 40 बाय 40 वर्ग फीट के आकार की होर्डिंग की अनुमति देती है। ऐसे में बिलबोर्ड के निर्माण के वक्त फाउंडेशन यानी बुनियाद को मजबूत बनाना चाहिए था। बिलबोर्ड का फाउंडेशन कम से कम 7 से 8 मीटर जमीन में होना चाहिए था, लेकिन इस केस में फाउंडेशन महज 3 मीटर से भी कम था। हालांकि अब बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि इसे नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया था। इस वक्त हम घाटकोपर के उसी पेट्रोल पंप के बाहर हैं जहां पर कि एक बड़ा सा होर्डिंग गिर गया था और देखिए जिस होर्डिंग के गिरने की वजह जिसकी वजह से केस भी रजिस्टर हुआ है वो ये है इसका फाउंडेशन। इतने बड़े होर्डिंग में इतना छोटा फाउंडेशन, ये सब के सब जितने लोग यहाँ आ रहे हैं सब इसी बात पे आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कैसे इसको परमिशन दिया गया था बिना कोई प्रॉपर फाउंडेशन के। इस इतने बड़े होर्डिंग को यहाँ पर परमिशन दी गई थी। दरअसल ये जमीन है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की और इस जमीन पर दरअसल कुछ पहले बिल्डिंगें हुआ करती थी, लेकिन जब वो पुरानी जर्जर हो गई थी तो उनको हटा के यहाँ पे पेट्रोल पंप की परमिशन दी गई और साथ ही ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था। और यहाँ पर ये जो परमिशन है बीएमसी की परमिशन नहीं ली गई थी ऐसा बताया जाता है। भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 गैर इरादतन हत्या, 338 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना और 337 जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त हमारे साथ इंद्रजीत जी हैं जो दरअसल घाटकोपर के उस पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी, एक ट्रक है इनकी जो हाँ तो 12 चक्की गाड़ी है जो जिसमें वो फ्यूल भराने के लिए पहुंचे थे। फ्यूल भर रहा था जब ये हादसा हुआ था होर्डिंग का। आइए इनसे जानते हैं, जब आप पेट्रोल भरा थे, डीजल भरा थे, तो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ हवा बहुत तेज चल रहा था। हवा चलने के वजह से वो बोर्डिंग गिरा तो मेरे गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिरने से जितने आदमी गाड़ी के आसपास थे वो तो बच गए, जो बाजू में था कितना नुकसान हुआ अंधेरा सा हो गया, दिखा नहीं। मैंने अपने आप को, अपने कंडक्टर को बचाया, पब्लिक को आवाज दिया कि भाई जिसको भी बचना है मेरे गाड़ी के पास आ जाओ। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घाटकोपर इलाके में आंधी तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुंबई में अवैध होर्डिंग्स की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अभी जो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, जो विदाउट लाइसेंस विदाउट परमिशन है उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुनाह दाखिल करने की भी सूचना की। ऐसे में सवाल है कि इन बेगुनाहों की मौत का कौन जिम्मेदार है और क्या ऐसे हादसे बदस्तूर जारी रहेंगे या इन पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून भी बनेंगे। लिहाजा ऐसे हादसों को रोकने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आपने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये सीधे आपको लिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
वाराणसी में नामांकन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के कोडरमा में चुनावी रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो भी किया और इस रोड शो में बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे और हेलीपैड से लेकर रैली ग्राउंड तक लोग पीएम मोदी के काफिले के साथ दौड़ते नजर आए। पश्चिम बंगाल के बनगांव में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली की। इस रैली में उन्होंने बीजेपी को 270 सीटें मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अब तक 380 सीटों का चुनाव पूरा हो चुका है, जिसमें 270 सीटों पर पीएम नरेंद्र मोदी को बहुमत मिल चुका है। हालांकि अमित शाह के इस बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी बहुमत से दूर है और 195 से 200 सीटों तक सिमट जाएगी। दिल्ली सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है और इस मामले में केजरीवाल ने अपने पीए के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आश्वासन दिया है और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर स्वाति मालीवाल के साथ हैं। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने फतेहाबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम हैरी उर्फ हरपाल बताया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अब आरोपी को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ से बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां 30 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है। बड़ी बात है कि नक्सलियों में से 9 ऐसे हैं जिन पर कुल 39 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। बीजापुर में 2024 में जनवरी से अब तक कुल 180 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस साल अब तक 76 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के वक्त बीजेपी सहित एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दोहराया। अपने नामांकन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 6 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। पुणे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के लिए आया हूं और उनको दर्शन करने के लिए आया हूं। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसीलिए हम गली गली में घर घर मोदी, हर घर मोदी। 2014, 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। दिल्ली की सत्ता पर हैट्रिक लगाने के इरादे से प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया और अपने बुलंद इरादों का ऐलान करते हुए कहा कि एनडीए 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगा। 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 4 प्रस्तावकों के साथ वाराणसी सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपना हलफनामा और जरूरी दस्तावेज निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम को सौंपा और फिर उनके सामने खड़े होकर शपथ पढ़ी। लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के नाम निर्देशित हुआ। वहीं एक दिन पहले शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में 6 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया और आज जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी से नामांकन करने पहुंचे तो पूरे देश ने उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखा। वहीं एनडीए के सहयोगी भी अब की बार 400 पार का दावा ठोक रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पैन इंडिया पार्टी और एनडीए अलायंस के से जुड़ के और भी पैन इंडिया पार्टी है और आने वाले समय देखने हैं आप जैसे आंध्रा और जो तेलंगाना में नतीजे आने वाले हैं, जो हमारा वोट शेयर बढ़ने वाला केरला और तमिलनाडु में और जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में खास करके होने वाला है, वाकई में हम एक
पैन इंडिया पार्टी का रूप ले रहे हैं। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन पेपर था। हमारा सौभाग्य था, मेरा खास करके, कि मुझे मौका मिला यहाँ आने का। मुझे लगता है बहुत सरलता से हम लोग इस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर लेंगे, जहाँ पूरा गठबंधन एक साथ हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बटा हुआ विपक्ष भी हम लोग को दिखाई देता है। वायनाड में हो, वहीं राहुल जी के खिलाफ उन्हीं के घटक दल के बड़े नेता के परिवार के लोग लड़ रहे हैं। पंजाब में आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो दिल्ली में साथ। तो ऐसे में हम लोग की एकजुटता ही हम लोग की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में बीजेपी के दिग्गज तो पहुंचे ही थे, वहीं एनडीए के करीब करीब सारे सहयोगी भी काशी में मौजूद थे। वाराणसी तो आके हमेशा अच्छा लगता है और यहाँ बहुत काम हुआ है। बनारस के लोगों ने देखा है उस काम को और महसूस किया। आपको कोई भी आएगा महसूस करेगा। और यहाँ एक तरफा माहौल चुनाव में भी दिखाई देगा। पिछली बार जो मैंडेट मिला है, जो मार्जिन की जीत थी, वो इस बार और बढ़ेगी। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हम सब के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन पत्र के दाखिला के अवसर पर उनको अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं। और तीसरी बार बनारस की, काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से विजय श्री का तिलक लगाने जा रही है और तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगने जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन और शक्ति प्रदर्शन को लेकर निशाना साध रहा है। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे। प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको। और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। नामांकन भरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट गए, जहां उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की पूजा की। और फिर वो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन करने पहुंचे। मान्यता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए बाबा काल भैरव की अनुमति जरूरी होती है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने वाराणसी से तीसरी बार जीत के लिए बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 73,105 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 114 अंकों पर 22,218 पर पहुंच गया। मेटल, एनर्जी और ऑटो सेक्टर्स के शेयरों में तेजी रही। सोने की कीमत में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 72,950 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी 800 रुपए महंगी हुई है। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 86,000 रुपए पर पहुंच गई। BMW ने अपनी नई बाइक M1000 XR को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत 45 लाख रुपए है। BMW के M मॉडल में ये तीसरी बाइक है। इससे पहले कंपनी M1000 RR और M1000 R बाइक भारतीय बाजार में लॉन्च कर चुकी है। कंपनी ने अपनी इस नई बाइक में कई नए फीचर्स के साथ साथ 5 राइडिंग मोड का ऑप्शन दिया है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की 12 साल की बिन्नू रानी इंस्टा की दुनिया में आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही है। वो बुंदेली भाषा में रील्स बनाती हैं, अपने गांव खेत की सैर कराती हैं और बिन्नू का यही मासूम अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वो कम समय में ही सोशल मीडिया पर छा गई।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से इलाके पहाड़ गांव की बड़ी सी शख्सियत है बिन्नू रानी। सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ती है 12 साल की बिन्नू। हेलो गाइस, सब भगवान के तो लोग। और जब फुर्सत मिलती है तो खेल खेल में मोबाइल पर रील बनाती है कुछ इस तरह। तो घाम लगा चाहे जैसे बने, हमें तो घाम ब्याह करने हैं तो करने हैं, हमें तो ब्याह का या भाई जाने है तो। बिन्नू रानी अपने गुड्डे गुड़िया के ब्याह की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर कर रही है। जो मन में आया वो बुंदेली भाषा में बिन्नू ने दुनिया को बताया कुछ इस तरह। कमेंट करने हैं, फॉलो करने हैं, हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने, फेसबुक पे फॉलो करने, बहुत फेक अकाउंट बने, असली अकाउंट का फॉलो करने। जय माता दी। गाइस, आज हम आए और एक पेड़ के नीचे इतने बगल में लगे। बिन्नू रानी की इसी मासूमियत ने इन्हें सोशल मीडिया का सुपरस्टार बना दिया है। इनकी रील्स को लाखों व्यूज मिलते हैं और सोशल मीडिया पर इनके 80,000 फॉलोअर्स हैं। बिन्नू बड़ी होकर हीरोइन बनना चाहती है। सबके लगे देखो जो हॉर्दी बनी हमारे। सबसे पहले हमारी वीडियो चली, फिर हमारे दिमाग में आ गया अब तो बनाने हैं, तो बनावे स्टार्ट कर दो। तो जो को भी हमारे फोन में देखा जाए, जो अच्छी लगती है हमारी फेवरेट हो जाती है। और वो बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। हीरोइन नहीं बने, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमें काम मिले, बहुत कछु हुई है। और देखो जो केला लगे, आपने जिंदगी में ना देखे होंगे, जैसे हम दिखाई सब। हेलो गाइस, सब खरा में पहुंच गए हमारा गाइस भज जहाँ है तो तेज। बहरहाल अपने भाव को जाहिर करने की चाह ने बिन्नू को सोशल मीडिया की वायरल गर्ल बना दिया है। और बुंदेलखंड अंचल के पहाड़ गांव की इस छोटी सी बच्ची को शोहरत की ऊंची उड़ान का आधार दे दिया है। लोकेश चौरसिया, छतरपुर, मध्य प्रदेश, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी ऐप बेस्ड कैब बुकिंग सर्विस की। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ओला, उबर ऐप के जरिए कैब बुकिंग का चलन तेजी से बढ़ गया है। देश के ज्यादातर शहरों में ओला और उबर के जरिए ऑनलाइन कैब बुक करने की सुविधा दी जा रही है, लेकिन कई बार इन कैब सर्विस को लेकर अलग अलग तरह की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ताजा मामला इन कैब बुकिंग ऐप्स के जरिए यूजर्स से की जा रही ठगी से जुड़ा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें उबर ड्राइवर ने फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर ग्राहक से कैब बुकिंग के दौरान दिखाए गए किराए से दुगुना किराया वसूला था। उबर को इसी तरह की कुछ और शिकायतें बेंगलुरु से भी मिली है और अब पता चला है कि ये कैब ड्राइवर्स के जरिए किया जा रहा एक स्कैम यानी कि घोटाला है। उबर ने कहा है कि ये फेक फेयर स्क्रीन स्कैम है, जिसे दिखाकर उबर ड्राइवर आपसे ज्यादा किराया वसूल सकता है। इससे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उबर ने सभी ड्राइवर्स को भी कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का स्कैम करने पर उन्हें उबर ऐप से हटा दिया जाएगा। यही नहीं, स्कैम में शामिल ड्राइवर को भविष्य में कभी भी उबर के साथ गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फेक फेयर स्क्रीन स्कैम में ड्राइवर यात्री को ड्रॉप करने के बाद ऐप की असली स्क्रीन के बजाय हूबहू दिखने वाली एक नकली स्क्रीन दिखाते हैं। इसमें असली किराए से ज्यादा किराया लिखा होता है। लोग अक्सर अपने आप में किराया चेक करने के बजाय ड्राइवर के दिखाए गए स्क्रीन पर ही भरोसा कर लेते हैं और उसे ज्यादा किराया दे देते हैं। फेक फेयर स्क्रीन स्कैम से बचने के लिए ड्राइवर और कार की वास्तविक जानकारी जरूर चेक करें। साथ ही ड्राइवर को ओटीपी पिन देने से पहले एक बार ऐप में अपनी करंट लोकेशन और डेस्टिनेशन जरूर चेक करनी चाहिए। इसके अलावा पेमेंट करने से पहले ये जरूर देखें कि ड्राइवर द्वारा बताया गया किराया और आपके मोबाइल में दिख रहा किराया दोनों एक जैसे हैं या नहीं। ऐप के जरिए कैब बुकिंग से जुड़े इस नए स्कैम को लेकर हमने कुछ कैब यूजर्स से बात की और उनकी राय जानी। स्कैम चल रहा है जिसके अंदर फेयर डबल दिखाया जाता है, इस चीज से आप अवेयर हो? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा स्कैम? कुछ नहीं, मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ कभी भी नहीं हुआ। बट आप अलर्ट रहते हो इस चीज को लेकर कि क्या चीज ध्यान देनी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली। मैं हमेशा टैली करती हूँ अपने फोन के राइड एंड करने के बाद जो अमाउंट आता है, और ड्राइवर से भी कंफर्म करती हूँ। थैंकफुली आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पर मैं अवेयर इसलिए हूँ, मैं केयरफुल इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। मेरे को तो बहुत पहले से ही पता है। क्या हुआ आपके साथ? ऐसा कुछ इंसिडेंट? मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ही होता है। कैलाश कॉलोनी से कैब बुक करूंगा जयपुर गांव की, 500 रुपए दिखाएगा, उसमें ले लेगा 800 रुपए। अब इसका फिर बहसबाजी नहीं, भैया इतना दिखा रहा, मैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ कि इतना फेयर दिखा रहा है, तो ये 800 रुपए बढ़ा कैसे? अब ये चीज टाइम होता नहीं कि हम कस्टमर केयर से बात करें कि जल्दी होती है हमें,
फिर कस्टमर केयर पे बात करने का टाइम मिला नहीं मेरे को। हमेशा ऐसे ही होता है, कभी दिखाएगा 200 रुपये 300 रुपये बढ़ जाएगा, कभी 10-15 रुपये बढ़ जाएंगे, तो ऐसे स्कैम होता ही रहता है। आनंद विहार से मैंने कैब बुक किया तो दे वर शोइंग लाइक 850, तो चलो इट्स ओके क्योंकि मैंने बड़ा वाला कैब किया था, ठीक है। अब जब ट्रिप क्लोज हुआ है तो ये देखिए ये 1193 रुपए का टोटल बिल आया। अब उस पॉइंट पे मतलब हम लोग बहस नहीं कर सकते हैं कि ड्राइवर से बहस करने का कोई मतलब होता नहीं है, और हम लोग भी हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि अब इतना लगेज लेकर लोगों गेस्ट को ले जाकर के आप मतलब इन फ्रंट ऑफ देम मतलब आप आर्ग्यू करना वो पर थोड़ा चीप भी लगता है। तो हम बहस ना करके अब हम लोग अपना जो लोकल है ना, हाजी भाई कितना लोग हैं हम नेगोशिएट कर लेंगे लोकली। हम ये उबर और ओला से तो थक चुके हैं क्योंकि मेरा बहुत चूना लगा है। आजकल जैसे उबर के स्कैम हो रहे हैं तो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन फिर बाद में मुझे रिफंड मिल जाता है अगर हम जैसे कस्टमर केयर सपोर्ट पे बात करते हैं उबर के। तो वेल आई एम अवेयर ऑफ इट लाइक दैट दीज स्कैम्स आर लाइक रियली गोइंग ऑन, और हमें कैब की जरूरत पड़ती है लाइक कॉलेज स्टूडेंट की वजह से। और एक्चुअली वी डू लाइक हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उससे पहले ही, तो दैट्स व्हाई हम तो बच जाते हैं। बट आई रियली वांट कि इसे याले स्कैम को ना सबको पता चले। अमेरिका में गूगल का आज मेगा इवेंट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। टेक कंपनी रियलमी अपना नया स्मार्टफोन GT60 22 मई को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहकों को नए स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही 100 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 mAh की बैटरी भी मिलेगी। माना जा रहा है कि नए हैंडसेट की शुरुआती कीमत 25,000 रुपए हो सकती है। केंद्र सरकार की एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एंड्रॉयड अपडेट को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि एप्पल के iTunes और गूगल क्रोम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एक वल्नरेबिलिटी का पता चला है, जिसके इस्तेमाल से साइबर क्रिमिनल्स ग्राहकों को निशाना बना सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एंड्रॉयड सिस्टम में पाई गई ये खामियां एंड्रॉयड वर्जन 12, 13 और 14 में है। ऐसे में यूजर्स को स्मार्टफोन को अपडेट करने की सलाह दी गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गूगल एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस इवेंट का आयोजन कर रहा है। इस इवेंट में गूगल एंड्रॉयड 15, गूगल पिक्सल फोल्ड 2, जेमिनी AI, वियर OS 5 और गूगल टीवी लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल AI चैटबॉट जेमिनी से जुड़े कई बड़े अपडेट्स भी कंपनी इस इवेंट में लेकर आ सकती है। हालांकि ये इवेंट अमेरिका में भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा की रैंकिंग में उछाल। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम 16 जून से 9 जुलाई तक भारत दौरे पर रहेगी। इस दौरे में भारतीय वुमेन्स टीम और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच 3 वनडे, 1 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच वनडे मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा, जबकि टेस्ट और T20 के मुकाबले चेन्नई में होंगे। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ सिंगल्स रैंकिंग 24वें नंबर पर पहुंच गई हैं। इससे पहले मनिका 39वें नंबर पर थीं, लेकिन पिछले हफ्ते सऊदी स्मैश इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद उनकी रैंकिंग में उछाल आया है और मनिका विश्व रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। वेस्टइंडीज और अमेरिका में जून में होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप के लिए नजमुल हुसैन शंतो को कप्तान बनाया गया है, जबकि चोटिल तस्कीन अहमद को वाइस कैप्टन बनाया गया है। वहीं बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को भी टीम में शामिल किया गया है और दिग्गज बल्लेबाज लिटन दास भी इस टीम का हिस्सा हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।